नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजप्रेत और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। कक्षा 11 की जो हमारी बुक चल रही है आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत भाग 1 और इसका हमारा पाठ नंबर 3 चल रहा है भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया, जिसका हम 7 नंबर वीडियो लेके आए हैं और आज ये वीडियो अंतिम होगा। यानी आज हम इस पाठ को समाप्त करेंगे और जो भी प्रश्नोत्तर अंत में होंगे उनको हल करेंगे। ठीक है, तो आप जो है वीडियो अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, संविधान निर्माण की हमारी प्रक्रिया। तो देखो, संविधान निर्माण के संबंध में संविधान सभा ने सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में अपने विचारात विषय निर्धारित किए। यानी जो संविधान निर्माण के संबंध में सबसे पहले जो उद्देश्य प्रस्ताव है उस पर विचार किया गया। यह उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। यानी जो संविधान की प्रस्तावना है उसका ही आधार हमारा ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये था। इसके बाद संविधान सभा ने संवैधानिक समस्या के विविध पहलुओं के संबंध में विभिन्न समितियों की नियुक्ति की। यानी उसके बाद जो है संवैधानिक समस्याओं के हल के लिए जो अलग अलग समितियां बनाएगी। इनमें से अनेक समितियों के अध्यक्ष या तो पंडित नेहरू थे या सरदार पटेल। यानी जो समितियां बनाई थी उनके ज़्यादातर अध्यक्ष या तो पंडित नेहरू थे या सरदार पटेल। संविधान सभा के अध्यक्ष के अनुसार इन दोनों महारथियों ने संविधान के मूल सिद्धांत तय किए थे। यानी संविधान सभा के जो अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने कहा ये जो दोनों महारथी है यानी सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, ये इन्होंने ही संविधान के मूल सिद्धांत तय किए थे। सभी समितियों ने बड़ी निष्ठा से कार्य किया और अपने महत्वपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। यानी जो संविधान सभा जितनी भी समितियाँ उन्होंने बड़ी निष्ठा से कार्य किया और अपने जो भी प्रतिवेदन थे वो पेश किए। संविधान सभा में इन प्रतिवेदनों पर विस्तार से विचार किया गया और इन प्रतिवेदनों की सिफारिश पर प्रारूप संविधान के लिए आधार बने। यानी जो प्रतिवेदनों पर बहुत लंबा गहन विचार विमर्श हुआ और उसकी इन्हीं की जो सिफारिशें हैं वो संविधान के लिए आधार बनी। प्रारूप संविधान की सतर्क छानबीन प्रारूप समिति के सदस्यों ने ही नहीं बल्कि संविधान सभा के अन्य सदस्यों ने भी प्रारूप संविधान के एक एक अनुच्छेद को गहराई से विवेचन किया। यानी जो प्रारूप संविधान है इसकी जो छानबीन है वो प्रारूप समिति के सदस्यों ने तो की थी, बल्कि संविधान के अन्य सदस्यों ने भी इसी एक एक अनुच्छेद को गहराई से विवेचन किया। कहीं कहीं तो प्रत्येक वाक्य नहीं अपितु प्रत्येक शब्द पर बहस हुई। यानी वाक्यों पर नहीं, बिल्कुल एक एक शब्दों पर भी बहस हुई थी। प्रारूप संविधान की विशुद्ध परीक्षा परिणाम यह हुआ कि उनका आकार बहुत बढ़ गया। यानी जो प्रारूप संविधान की जो परीक्षा परिणाम यह हुआ कि इसका आकार बहुत बड़ा हो गया। संविधान सभा सचिवालय की परामर्श शाखा ने प्रारूप समिति के विचार के लिए संविधान का जो पहला प्रारूप तैयार किया था उसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचित थी। यानी जो संविधान सभा की सचिवालय की जो परामर्श शाखा है उसने जो प्रारूप समिति के विचार के लिए जो पहला संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था, जो खाका तैयार किया था, उसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचित थी। संविधान सभा की प्रारूप समिति ने जो पहला संविधान तैयार किया उसमें 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचित थी। जब प्रारूप संविधान का दूसरा वाचन समाप्त हुआ तो अनुच्छेदों की संख्या 386 हो गई। दूसरे वाचन के बाद संविधान अंतिम रूप से स्वीकार हुआ तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। प्रारूप संविधान में संशोधन के 7,635 प्रस्ताव सदन पटल पर रखे गए थे। यानी संशोधन के 7,635 प्रस्ताव सदन में रखे गए। इनमें से सदन ने कुल 2473 संशोधन जो है प्रस्तुत किए गए। भारत की जनता ने संविधान निर्माता सभा की कार्यवाही में सक्रिय रुचि ली थी। दर्शक दीर्घा में लगभग 53,000 दर्शकों को प्रवेश मिला। यानी जो संविधान सभा की कार्यवाही थी उसमें 53,000 दर्शक भी थे। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि तत्कालीन भारतीय राजनीति के सर्वाधिक प्रमुख दल कांग्रेस ने संविधान सभा की अधिकाधिक प्रतिनिधि स्वरूप प्रदान करने की प्रत्येक संभव चेष्टा की। यानी उस समय जो कांग्रेस जो है सबसे मतलब प्रमुख दल था, तो उसने संविधान सभा के अधिक जो प्रतिनिधि स्वरूप है इसको देने की चेष्टा की। कांग्रेस के तो प्राय सभी जो चोटी नेता थे, पंडित नेहरू है, सरदार पटेल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, मौलाना आज़ाद है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत है, बाल गोविंद खेर है, बाबू पुरुषोत्तम दास टंडन है, के.एम. मुंशी है, आचार्य जे.बी. कृपलानी, ये सब जो है संविधान सभा के सदस्य थे। कांग्रेस के प्रयत्नों ने वैधानिक और प्रशासनिक योग्यता की दृष्टि से ख्याति प्राप्त अनेक ऐसे व्यक्तियों को संविधान सभा के निर्वाचन हुआ था जो कांग्रेस से संबंधित नहीं थे। यानी कांग्रेस के प्रयासों से जो कानून की और जो प्रशासन की जानकारी रखने वाले व्यक्ति हैं उनका भी कांग्रेस ने संविधान सभा में निर्वाचन हुआ जो कांग्रेस से संबंधित नहीं थे। इनमें से कुछ थे जैसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर, जो A.K. अय्यर है, N.G. आयंगर है, स्नाथम है, M.R. जयकर है, सचिदानंद सिन्हा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी है,
वी शिवा राव है, डॉक्टर राधाकृष्ण है, के.टी. शाह है, MC मुखर्जी है, हृदयनाथ कुंजरू है। ये सब क्या है, कानून और प्रशासन के जानकार थे, लेकिन कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। फिर भी कांग्रेस ने इनको जो है संविधान सभा में लाने के लिए जोर लगाया था। प्रारूप समिति के 7 सदस्यों में से केवल 2 पहले के KM मुंशी और बाद में TT कृष्णाम स्वामी कांग्रेस के सदस्य थे। यानी जो प्रारूप समिति के 7 सदस्यों में केवल 2 पहले के यानी KM मुंशी और बाद में TT कृष्णामाचारी ही कांग्रेस के सदस्य थे। एक मोहम्मद सादुल्ला जो कि मुस्लिम लीग के सदस्य थे। अंबेडकर, खेतान, माधवराव और अय्यर निर्दलीय सदस्य थे। इन्हीं व्यक्तियों ने सभा की तकनीकी और विधिक विशेषता प्रदान की, जो संविधान की जो तकनीकी और जो कानून संबंधी जानकारी है वो प्रदान की। संविधान के मूल स्वरूप का निर्माण करने, दार्शनिक आधार देने और उससे उद्देश्यपूर्ण बनाने में इन व्यक्तियों तथा इनकी सामाजिक तथा व्यावसायिक पृष्ठभूमि की भूमिका है। यानी जो संविधान का मूल स्वरूप निर्माण करना है, उसको दार्शनिक आधार देना है, उसे उद्देश्यपूर्ण बनाने में इन व्यक्तियों की सामाजिक और व्यावसायिक भूमिका भी रही। तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण को भी संविधान सभा की सदस्यता के लिए आमंत्रित किया गया। जो तेज बहादुर सप्रू है और जयप्रकाश नारायण इन्हें भी संविधान सभा की सदस्य आमंत्रित किया गया, किंतु सप्रू स्वास्थ्य संबंधी कारणों के आधार पर शिष्य ने स्वीकार कर सके और जयप्रकाश नारायण ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। यानी सप्रू अपने स्वास्थ्य संबंधी कारणों के कारण संविधान सभा में शामिल नहीं हुए और सप्रू जो जयप्रकाश नारायण है इन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। इस संबंध में संविधान सभा की सदिच्छा का प्रमाण यह है कि संविधान सभा के जो सदस्य लीग की टिकट पर निर्वाचित यानी मुस्लिम लीग की टिकट पर निर्वाचित हुए थे, उनमें से जिन्होंने भारत के विभाजन के बाद भारत में रहना पसंद किया, उन्हें भी संविधान सभा की सदस्यता प्रदान की गई। यानी जो लीग की टिकट पर जो भारतीय सदस्य थे वो निर्वाचित हुए और जब विभाजन होने के बाद भी वो भारत में रहे तो उन्हें भी संविधान सभा की सदस्यता दी गई। लीग के एक प्रतिनिधि मोहम्मद सादुल्ला जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष सदस्य भी थे। ये तथ्य रेखांकित करने की आवश्यकता है कि शीर्षस्थ नेताओं के साथ साथ संविधान सभा के प्राय सभी सदस्यों ने महत्वपूर्ण में सक्रिय भूमिका निभाई। यानी जो शीर्ष के नेता थे या जो सदस्य थे, सब ने जो है संविधान सभा में संविधान बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी बहसों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इसके सदस्य विलक्षण, प्रबुद्ध और प्रतिबद्ध और परिसीम थे। यानी सारी बहसों से ये स्पष्ट हुआ कि इसके जो सदस्य थे वो अलग थे, प्रबुद्ध, बुद्धिमान थे, प्रतिबुद्ध थे और परिसीम थे। विभिन्न विषयों पर निर्भीक बहसों में से ये तथ्य भी भली बात स्थापित हुए कि सभा में अभिव्यक्तिपूर्ण स्वतंत्रता, यानी अलग अलग जो विषय उन पर बहसें हुई, निर्भीक बहसें हुई और ये तथ्य भी पता चला कि अभिव्यक्ति जो है पूर्ण स्वतंत्रता है। संपूर्ण संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 मास और 17 दिन लगे। यानी यह 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन लगे। इस कार्य पर लगभग 64 लाख यानी 63,96,729 रुपये खर्च हुए। संविधान के प्रारूप पर भी 114 दिनों तक जो है चर्चा हुई। अपने अंतिम रूप में संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। संविधान के कुछ जो अनुच्छेद है वो 26 नवंबर 1949 के दिन से ही लागू किए गए और शेष अनुच्छेद 26 जनवरी के दिन ऐतिहासिक महत्व के कारण 26 जनवरी 1950 को लागू किए। इस पर डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के संविधान सभाओं को अपनी संविधान की रचना में जितना समय लगा था उससे देखते हुए भारतीय संविधान सभा ने देश के लिए बहुत ही शीघ्र संविधान बना लिया है और उसे बधाई दी जा सकती है। तो इसी के साथ जो हमारा ये पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब इसके अंदर जो प्रश्नोत्तर है 4 जो है एबे सदा वाले और एक ही लघु उत्तर बड़ा प्रश्न दे रखा है। तो इन प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है कि रेगुलेटिंग एक्ट लागू करने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो रेगुलेटिंग एक्ट जब लागू हुआ था तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, ये प्रश्न जो है रेगुलेटिंग एक्ट का पूछ रखा है। तो रेगुलेटिंग एक्ट के समय बंगाल का गवर्नर जनरल हम देखते हैं सबसे पहले जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है उस समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो था वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका उत्तर आप क्या करोगे, वारेन हेस्टिंग्स करोगे। ठीक है, तो इसका तो उत्तर आ जाएगा आपके वारेन हेस्टिंग्स पहले का। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब होता था, संविधान सभा प्रथम अधिवेशन होता था 9 दिसंबर 1946 को। सन 1919 के तहत भारत सरकार अधिनियम से स्थापित द्वैत शासन केंद्र की जगह प्रांतों में किस अधिनियम के तहत लागू की, तो ये थी 1935 के तहत। सन 1935 को भारत सरकार अधिनियम के प्रांतों में मंत्रिमंडल कब स्थापित हुआ, यानी जो प्रांतों में मंत्रिमंडल कब स्थापित हुआ था ये हमको देखना पड़ेगा। 1935 की जो
अधिनियम है, इसके अंदर जो प्रांतों में मंत्रिमंडल है ये कब शामिल हुआ? तो 1937 में ये जो है प्रांतों में मंत्रिमंडल जो है शामिल हुआ था। इसमें आप करोगे 1937, इसका उत्तर क्या आएगा? 1937। और यहाँ जुलाई अगस्त सितंबर पूछ रखा है, तो यहाँ पर ऊपर तो मुझे कोई तारीख नज़र नहीं आई थी, उसमें सिर्फ 1937 ही था। और देख लेते हैं थोड़ा, 1937। ठीक है, ये आ गया। इसके अलावा जो पिछले पार्ट में जो 3 प्रश्न मैंने छोड़े थे पिछली बार, कहा था कि ये इस पार्ट के हैं, तो उन प्रश्नों पर गौर कर लेते हैं थोड़ा। तो एक प्रश्न पूछा गया है 1919 के तहत स्थापित द्वैध प्रशासन से आप क्या समझते हैं? तो ये द्वैध प्रशासन जो है, अब 1919 को जो आप देखोगे तो यहाँ पर आपको द्वैध प्रशासन के बारे में जानकारी मिलेगी। ये देखिए 1919 में हम चलते हैं, ये रहा द्वैध प्रशासन। यहाँ पर आप जब नीचे आओगे और 8 प्रांतों में द्वैध प्रशासन नियुक्ति, ये तीसरा पॉइंट आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद इन्होंने प्रश्न पूछा था कि क्रिप्स मिशन के मुख्य प्रस्ताव क्या थे? तो क्रिप्स मिशन भारत में कब आता है? क्रिप्स मिशन के मुख्य प्रस्ताव क्या थे? ये जो प्रश्न है ये जो है मुझे मिला नहीं, क्योंकि क्रिप्स जो प्रस्ताव है इसके बारे में इसमें बारे कोई ज़्यादा चर्चा नहीं की गई है क्रिप्स प्रस्ताव की। तो हम देख लेते हैं थोड़ा क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में, यहाँ कोई चर्चा नहीं है ज़्यादा, इसको हम छोड़ देते हैं वैसे क्रिप्स प्रस्ताव को। और उसके बाद एक प्रश्न और था जो पूछा गया था, हाँ इसके बाद ये एक मुक्ति दिवस वाला प्रश्न था, ये हमें मिला नहीं। और चौथे जो पार्ट है इसका जो तीसरे पार्ट का जो लास्ट प्रश्न है वो पूछा गया है कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया समझाइए। तो पूरी प्रक्रिया आपको लिखनी पड़ेगी, तो ये पूरा पार्ट ही आपका आ जाएगा, इसमें तो कोई प्रश्न बनाया जैसा है ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है और कल से हम चौथा पार्ट चालू करेंगे जिसका नाम है नेहरू की वैचारिक विरासत एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। यानी पंडित नेहरू का जो वैचारिक विरासत थी वो क्या थी और उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या था। तो दोस्तों यह था आज का पाठ और आज की क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलिए। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। कर रहे हैं, स्वस्थ रहें।